हेलो डियर स्टूडेंट्स, हेलो प्यारे बच्चों। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे नया टॉपिक। हमारा टॉपिक और डिस्कशन है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन डेफिनेटली आते हैं और आने वाले एग्जाम में बिल्कुल देखने को मिलेंगे, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना है। आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे, किस तरह क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं और कैसे आंसर करना है। माय नेम इज़ दीपक लाटर, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन ऑल दिस इन वीडियो। हम वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक क्या है बेटा, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ साइनोबैक्टीरिया। देखो, पहली इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है, इंक्रीज इन सॉइल फर्टिलिटी। सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं, ये हेल्प करते हैं। कैसे करते हैं, देखो आपको पता है सॉइल में सबसे नेसेसरी एलिमेंट है नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन जो है कंपोनेंट ऑफ अमीनो एसिड्स होता है, प्रोटीन्स होता है। तो अगर प्रोटीन्स बनेंगे तो डेफिनेटली एंजाइम्स का फॉर्मेशन होने के चांसेस ज़्यादा हैं। और अगर प्रोटीन्स ज़्यादा हैं तो हम कह सकते हैं कि एंजाइम्स ज़्यादा बनेंगे। एंजाइम्स ज़्यादा बनेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, मेटाबॉलिज्म बेटर होगा। मेटाबॉलिज्म बेटर होगा तो वहाँ पे डेफिनेटली फोटोसिंथेसिस ज़्यादा हो सकता है, ज़्यादा एनर्जी बनेगी। और ज़्यादा एनर्जी बनेगी तो प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाएगी यहाँ पे। तो सॉइल फर्टिलिटी क्या होगी, इम्प्रूव होगी। तो कहीं ना कहीं नाइट्रोजन कंटेंट यहाँ पे बढ़ाता है साइनोबैक्टीरिया। तो ये फिक्सेशन का काम करता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने की एबिलिटी रखता है। और साइनोबैक्टीरिया आपको पता है बहुत ही इम्पोर्टेंट काम करता है फिक्स करके नाइट्रोजन को, क्योंकि ये नाइट्रोजन को भी फिक्स कर सकता है और ये कार्बन डाइऑक्साइड को भी। तो इसका मतलब ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में रोल प्ले करता है। इससे अमोनियम कंपाउंड की फॉर्म में नाइट्रोजन फिक्स हो जाती है और फिर ये अमोनियम कंपाउंड की फॉर्म से क्या होता है, सोइल में अवेलेबल होती है और प्लांट इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आपको पता है यूज़ करने के लिए अमोनियम कंपाउंड से इसको पहले कन्वर्ट करते हैं नाइट्राइट और फिर किस फॉर्म में, निट्रेट। इस फॉर्म में एब्जॉर्ब होती है, ये इस फॉर्म में एब्जॉर्ब नहीं होती, अवेलेबल तो रहती है सोइल में। तो इसका मतलब ये जब अमोनियम की फॉर्म में होगी तो इसका ऑक्सीडेशन कर लेंगे निट्राइट और निट्रेट की फॉर्म में। तो यहाँ पे निट्रोमोनास, ठीक है, निट्रोकॉकस और निट्रोबैक्टीरिया यहाँ पे इस काम को कर देंगे। तो यहाँ पे ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करके अमोनियम कंपाउंड बनाने का काम करते हैं और इससे फर्टिलिटी ऑफ सॉइल बढ़ती है। इसके अलावा देखो, लिविंग होंगे तब भी बढ़ाएंगे नाइट्रोजन कंटेंट, और जब डेथ हो जाएगी तब भी इनके अंदर नाइट्रोजन तो मिलेगा ही, या इनके अंदर ऐसे कंपाउंड मिलेंगे जिनके अंदर नाइट्रोजन होगा, वो अगर सॉइल में जाएंगे सॉइल फर्टिलिटी उससे भी इंक्रीज होगी। तो डेफिनेटली जब डेथ होती है साइनोबैक्टीरिया की तो उससे भी सॉइल फर्टिलिटी इंक्रीज होने के चांस है। ये साइन के दिखा रहे हैं इंक्रीज होने के चांस। एलोसीरा, ये क्या है, नेम ऑफ साइनोबैक्टीरिया। टोलीफोथरिक्स ये दूसरा है। ये एग्जाम में बहुत बार आया एलोसीरा के बारे में। तो एग्जाम्पल बताओ, नॉन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन राइस फील्ड में, पैडी फील्ड में करने वाला। नॉन सिम्बायोटिक मतलब बिना कुछ लिए ही प्लांट्स को या सोइल में नाइट्रोजन कंटेंट बढ़ाने वाला कौन होता है, नॉन सिम्बायोटिक एलोसीरा। ठीक है, एलोसीरा इसका एग्जाम्पल है, ये एग्ज़ाम में आया हुआ है। मैं अभी से बता रहा हूँ, आपको याद कर लो इसको। ये एग्ज़ाम में ज़रूर देखने को मिलेगा, आपके टेस्ट में भी आएगा और फाइनल एग्जाम में भी डेफिनेटली आएगा, नीट के अंदर भी। नॉन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन इन पैडी या राइस फील्ड, क्यों, क्योंकि कॉमनली हमारे कंट्री के अंदर बहुत सारा राइस ग्रो किया जाता है। तो इसलिए राइस जो ग्रो कर रहा है पैडी फील्ड्स के अंदर जो है, वहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसे हो रहा है ये आपको पता होना चाहिए। तो इसमें एलोसीरा साइनोबैक्टीरिया बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और दूसरा एग्जाम्पल है टोलीपॉथरिक्स, ज़्यादा किसको पूछा गया है, एलोसीरा को। तो ये मुझे उम्मीद है कि आपको ये पॉइंट याद रहेगा। नेक्स्ट आता है रिक्लेमिंग उसार सॉइल। उसार सॉइल किसे कहते हैं, एक तरह से बंजर सॉइल जिस पे फर्टिलिटी कम हो गई है, जिसके अंदर फर्टिलिटी कम हो गई है, हार्ड हो गई है, जिस पे जो है क्रॉप्स ग्रो करना आसान नहीं है। तो ऐसी सॉइल के अंदर भी क्या कर सकते हैं, साइनोबैक्टीरिया लाइक नोस्टोक या एनाबीना को ग्रो कर दोगे। अगर आप नोस्टोक या एनाबीना को ग्रो कर दोगे, दोनों की दोनों साइनोबैक्टीरिया हैं। अगर इनको डैम्प एक्वेटिक कंडीशंस मिल जाए, मतलब वहाँ पे पानी भर दो, पानी भरोगे तो ये साइनोबैक्टीरिया वहाँ सर्वाइव कर सकते हैं, क्योंकि एक्वेटिक कंडीशंस में ही सर्वाइव करते हैं। ये क्या करेंगे, इंक्रीज द रूट इन्वायरमेंट इन वेटलैंड कंडीशंस को, सच एज राइस फील्ड में तो ये कंडीशन डेवलप करते ही हैं। आपने देखा हुआ ऐसे राइस की वैरायटी जो ग्रो करते हैं जिसमें पानी भर के रखना पड़ता है, ताकि पानी भरा रहेगा तो कंडीशंस एक्वेटिक रहेंगी और वहाँ पे
वेट लैंड बना रहेगा, वेटलैंड बना रहेगा तो ये साइनोबैक्टीरिया, इस तरह के साइनोबैक्टीरिया ग्रो करने के चांस ज़्यादा हैं। और अगर ये ग्रो कर गए तो ये उसार सोइल भी फर्टाइल बन सकते हैं। नाइट्रोजन कंटेंट बढ़ेगा, नाइट्रोजन कंटेंट बढ़ेगा सोइल का, तो डेफिनेटली फिर क्या होगा कि वहाँ पे जो अवेलेबल कंपाउंड्स है वो नाइट्रोजन कंटेनिंग ज़्यादा होंगे। और ऐसा अगर होगा तो क्रॉप जो ग्रो करेगी उसको नाइट्रोजन मिलेगा, तो वो अमीनो एसिड ज़्यादा बनाएंगी, प्रोटीन ज़्यादा बनाएंगी, डेफिनेटली तो मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा। तो उस सोइल को भी हेल्प कर सकते हैं रिक्लेम करने में, वापस से फर्टाइल बनाने के लिए। तो बंजर पड़ी ज़मीन के ऊपर बस क्या करना है, ये डैम्प और एक्वेटिक कंडीशंस क्रिएट करनी है, नोस्टोक एनाबिना वहाँ पे ग्रो करने के चांस हो जाएंगे। और अगर रूट को ये मिल गए तो वहाँ पे नाइट्रोजन इजीली अवेलेबल हो जाएगा प्लांट के रूट के लिए। तो राइस फील्ड के लिए पानी भर के रखने से फ़ायदा होता है। रूट्स को पानी में रखो राइस की, तो डेफिनेटली आपको बहुत सारा एडवांटेज मिलेगा, अच्छी प्रोडक्टिविटी मिलने का चांस ज़्यादा है, क्योंकि ये इस तरह के साइनोबैक्टीरिया वहाँ पर भी कॉमनली आते हैं। तो पहला हमारा इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है, सॉइल फर्टिलिटी को बढ़ाने में रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट आते हैं बेटा सेकंड, इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है साइनोबैक्टीरिया का, फूड सोर्स। ये एडिबल भी होता है बेटा और नॉन टॉक्सिक है, तभी इसको खा सकते हैं कोई भी चीज़। सिर्फ एडिबल होने से हमारे लिए फूड सोर्स नहीं बनेगा, दूसरी रिक्वायरमेंट क्या किसी चीज़ के लिए नॉन टॉक्सिक होगी तभी हम उसको फूड की तरह यूज़ कर पाएंगे। तो स्पाइरुलिना ये एक साइनोबैक्टीरिया है, यूनिसेलुलर है, ये एक सिंगल सेल है और इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सिंगल सेल प्रोटीन। क्योंकि आपको पता है साइनोबैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्स कर सकते हैं, नाइट्रोजन फिक्स कर सकते हैं, नाइट्रोजन से अमीनो एसिड बना सकते हैं, अमीनो एसिड से प्रोटीन बना सकते हैं। तो जहाँ नाइट्रोजन ज़्यादा होगा तो डेफिनेटली वहाँ पे प्रोटीन्स भी ज़्यादा बनने के चांसेस ज़्यादा हैं। प्रोटीन ज़्यादा बनेंगे तो इसका मतलब जिस पर्सन के अंदर प्रोटीन की डेफिशिएंसी है, अगर वो इसको खाएगा तो उस पर्सन में प्रोटीन की डेफिशिएंसी कम होने के चांसेस हैं। इसलिए ऐसी सेल्स या ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि सिंगल सेल होते हैं और उनको हम अगर यूज़ करते हैं एज सोर्स ऑफ प्रोटीन सोर्स या फूड सोर्स, उसे क्या बोलते हैं, सिंगल सेल प्रोटीन। क्या बोलते हैं, सिंगल सेल प्रोटीन। तो आजकल काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत हो गई, क्योंकि जो न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी है वो ज़्यादा होती है किसी किसी में। तो जहाँ पे ये ऐसी प्रॉब्लम है न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी प्रोटीन की है, तो वहाँ SCP स्पाइरुलिना को यूज़ कर सकते हैं। इवन जो स्पेस में ट्रेवलर होते हैं, ट्रैवल करने के लिए एस्ट्रोनॉट जाते हैं, तो वो भी इस तरह का खाना लेकर के जाते हैं। तो क्वेश्चन आ चुका है, बताओ एस्ट्रोनॉट के लिए किसको बेस्ट फूड माना गया है, किसको एज ए फूड यूज़ किया जाता है। तो उसमें स्पाइरुलिना भी यहाँ पे SCP या सिंगल सेल प्रोटीन उसका एग्जाम्पल हो सकता है। देखो ये एडिबल है, नॉन टॉक्सिक है, इसलिए फूड सोर्स है। फास्ट ग्रोइंग साइनोबैक्टीरियम, ये फास्ट रेट पे ग्रो कर सकते हैं। इनको टैंक्स में ग्रो कर सकते हैं, प्रोटीन रिच होते हैं। एनिमल फूड, एनिमल्स में कॉमनली आपको पता है प्रोटीन की डेफिशिएंसी ज़्यादा हो सकती है। एनिमल्स पे क्यों है प्रोटीन डेफिशिएंसी ज़्यादा, ये अपने आप में जनरल क्वेश्चन है। क्योंकि जो एनिमल्स हैं वो बेटा किस पे डिपेंड करते हैं, एनिमल्स डिपेंड ऑन द प्लांट्स फॉर देयर फूड। आपको पता है प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं, तो प्लांट्स को तो नाइट्रोजन सोइल से मिल जाता है, सोइल से मिल जाएगा, लेकिन प्लांट से जो है एनिमल्स को अगर ऑब्टेन करना है तो प्लांट्स को खाना पड़ेगा। तो इसलिए डायरेक्टली जो है ये कैसा हो जाएगा, ये ऑर्गेनिज्म बेस्ड जो है इसके पास में सोर्स ऑफ प्रोटीन हो जाएगा, SCP स्पाइरुलिना। तो ये क्या है कि ग्रोन इन टैंक्स प्रोटीन रिच एनिमल फूड, एनिमल डायरेक्टली खा सकते हैं बिना प्लांट पे डिपेंड होकर के, डायरेक्टली उनको प्रोटीन मिल जाएगा। तो इससे प्रोटीन रिच एनिमल फूड जो है अवेलेबल हो जाएगा फॉर एनिमल्स टू मीट द डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन। ये बात समझ में आ गई, इसलिए स्पाइरुलिना का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ चुका है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है बेटा एल्गल ब्लूम्स इन वाटर बॉडीज़। एल्गल ब्लूम्स का मतलब है अगर इनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो ये कहीं ना कहीं अपनी इसकी ग्रोथ तो ज़्यादा हो चुकी होती है, लेकिन ये दूसरों के लिए हार्मफुल हो जाता है। तो साइनोबैक्टीरिया की ग्रोथ ज़्यादा होगी तो साइनोबैक्टीरिया ज़्यादा वहाँ पे ग्रोथ करेंगे, जैसे कि माइक्रोसिस्टिस एरोगिनोसा, माइक्रोसिस्टिस जेनस है, एरोगिनोसा इसका स्पीसीज है। एनाबिना फ्लस्क्यू, एनाबिना फ्लस्क्यू, तो माइक्रोसिस्टिस एरोगिनोसा, माइक्रोसिस्टिस याद रखना, माइक्रोसिस्टिस मैं पहले बता रहा हूँ, आगे एक और आएगा इसके जैसा मैक्रोसिस्टिस होगा। तो माइक्रोसिस्टिस तो साइनोबैक्टीरिया है और मैक्रोसिस्टिस क्या है, जब हम आगे पढ़ेंगे तब मैं आपको रिकॉल करवाऊंगा कि हमने माइक्रोसिस्टिस जो पढ़ा था, पूछूंगा भी आपसे कि वो क्या है। तो याद रखना माइक्रोसिस्टिस क्या है, साइनोबैक्टीरिया का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है एनाबिना फ्लस्क्यू। देखो मैं ऐसे रिलेट क्यों करवाता हूँ, क्योंकि दो चीज़ें एक साथ पढ़ोगे ना रिलेट करके, दोनों याद हो जाएंगी और एग्जाम में आएगा तो दोनों में कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा।
किसी एक ऑप्शन वहाँ पे ऐसा हो सकता है कि जहाँ पे दो काफ़ी क्लोज से ऑप्शन दिखें आपको और आप डिसाइड ना कर पाओ आंसर को। तो यहाँ पे पहले से ही आपको क्लियरिटी होगी तो फिर आपको एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखो माइक्रोसिस्टिस एरोगिनोसा या एनाबिना फ्लोस्क्यू में क्या देख रहे हो, सिक्रीट टॉक्सिन्स इन द वाटर बॉडी में टॉक्सिन सिक्रीट कर दें, इनकी पॉपुलेशन ज़्यादा हो गई है। इससे क्या होगा, ऑक्सीजन जो वाटर बॉडी के अंदर वो कम हो जाएगी। अगर साइनोबैक्टीरिया ज़्यादा ग्रो करेंगे तो वो खुद ऑक्सीजन को ज़्यादा यहाँ पे यूज़ कर लेंगे, तो यहाँ पे और साथ में टॉक्सिन रिलीज़ कर देंगे, तो ऑक्सीजन डेफिशिएंसी यहाँ पे होने के चांसेस हैं। और पानी में अगर ऑक्सीजन डेफिशिएंट होगी तो इट मे कॉज डेथ ऑफ एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, क्योंकि एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म को एक जो लेवल ऑफ ऑक्सीजन चाहिए वो मिलेगा ही नहीं। अगर डिजोल्व ऑक्सीजन उस लेवल से कम हो जाएगी तो बहुत सारे एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म जो है डेथ हो सकती है, मर सकते हैं ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन। ऐसे मानो अगर हमारी बॉडी की सेल्स को ऑक्सीजन ना मिले तो वो सेल्स काम नहीं कर पाएंगी, वैसे ही एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म के अंदर होगा, अगर उनके अंदर ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। हार्मफुल टू द अदर ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स के लिए भी कैसा है बेटा, ये हार्मफुल है ह्यूमन बींग्स के लिए भी, क्योंकि जो है अगर एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स जो है उनके अंदर टॉक्सिन अगर होंगे और अगर हमने कंज्यूम कर लिया तो वो टॉक्सिन हमारे तक भी आकर के इफेक्ट कर सकते हैं। तो इसलिए एल्गल ब्लूम होने से साइनोबैक्टीरिया की तो एडवांटेज है, उसकी पॉपुलेशन बढ़ रही है, लेकिन हमारे डिसएडवांटेज है दूसरे एनिमल्स या फिर ह्यूमन बींग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि डिप्लीट कर देगा ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी को और टॉक्सिन को बढ़ा देगा। तो इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में हमने देखा कि बेटा यहाँ पहले पे क्या था, सबसे पहले इंक्रीज इन सॉइल फर्टिलिटी है, सेकंड क्या है फूड सोर्स का काम करता है, और थर्ड क्या है हमारा एल्गल ब्लूम कॉज करता है, वाटर बॉडीज़ में पोल्यूट करने का काम करता है। तो ये इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे जैसे हमने पढ़ा है। मुझे उम्मीद है सब बातें आपको समझ में आ गई हैं, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएंगे, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, आप सब क्वेश्चन आराम से कर लोगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।